नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें फिरोज शाह तुगलक नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के वंशों को याद करने का एक फॉर्मूला बनाया था, GKTSL। GKTSL, जी से गुलाम, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोदी। जिसमें हमने जी यानी गुलाम में हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन। फिर उसके बाद खिलजी वंश, उसमें हमने पढ़ा था जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हमने टी यानी तुगलक वंश, उसमें पढ़ा था हमने GST यानी गयासुद्दीन तुगलक, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी इंपॉर्टेंट। और आज हम पढ़ेंगे FST यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को पढ़ने से पहले MBT के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट गए थे, उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे। MBT को अभागा आदर्शवादी भी कहा जाता है। एडवर्ड थॉमस ने MBT को धनवानों का राजकुमार कहा। MBT ने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया। MBT ने सोने का सिक्का दिनार व चांदी का सिक्का अदली भी चलाया। MBT ने दक्षिण में 100 गांवों पर एक अमीर ए सादा की नियुक्ति की। MBT ने उस्र व जक़ात को छोड़कर सभी कर लेना बंद कर दिया। अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह MBT के समय सबसे भयंकर विद्रोह माना जाता है, जिसका दमन कर दिया गया। मुल्तानी ने इंसा मेहरू नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी। इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। MBT का चचेरा भाई FST गयासुद्दीन तुगलक के भाई रजब का पुत्र था। FST MBT की मृत्यु के समय ठट्टा में उसके साथ था, अतः ठट्टा में ही उलेमा वर्ग ने FST को शासन सौंप दिया। इतिहासकार कहते हैं कि FST स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए इच्छुक नहीं था, वरन सरदारों के कहने पर उसने सिंहासन स्वीकार किया। अन्य इतिहासकारों का मत है कि प्रभावशाली उलेमा वर्ग जो कि MBT से असंतुष्ट थे, FST को उनका समर्थन था और वे चतुराई से उनका समर्थन प्राप्त करता रहा ताकि सत्ता उसे प्राप्त हो सके। बदायूनी के अनुसार MBT का एक पुत्र था जिसका FST ने अमीरों की सहायता से कत्ल करवाकर स्वयं सिंहासन पर अधिकार किया। FST के सिंहासन पर बैठने के बाद खुदा बंदा जानदा ने अपने पुत्र डाबर मलिक को सिंहासन पर बिठाने की मांग की, जिसे अमीर वर्ग ने अस्वीकृत कर दिया। दिल्ली में MBT के वजीर ख्वाजा जहां ने एक बच्चे को MBT का पुत्र घोषित किया, परंतु अमीर वर्ग ने उसे MBT का पुत्र मानने से इनकार कर दिया। FST के उद्देश्य। FST ने साम्राज्य विस्तार की नीति ने अपनाकर साम्राज्य को संकुचित करने की नीति अपनाई। अतः जो सूबे MBT के समय दिल्ली की अधीनता से मुक्त हो गए थे, उन्हें दिल्ली के अधीन लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। FST का मुख्य उद्देश्य धार्मिक वर्ग को संतुष्ट करना था तथा MBT से नाराज प्रत्येक वर्ग की सहानुभूति प्राप्त करना था। FST दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो व्यक्तिगत रूप से धर्मांध होने के साथ साथ प्रशासनिक नीतियों में भी पूरी तरह से शरा या मुस्लिम कानूनों का अनुसरण करने का प्रयास करता था। अतः उसके समय में राजनीति में उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप रहा। FST ने स्वयं को खलीफा का नायब पुकारा तथा 2 बार खलीफा से खिल्लत प्राप्त की। उसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। खलीफा ने उससे सैयद उस सलातीन की उपाधि दी। FST ने खुतबे शुक्रवार की नमाज से पहले अपने से पूर्व के सभी शासकों के नाम पढ़वाना में मुबारक शाह खिलजी को छोड़कर शेष सभी सुल्तानों का नाम अंकित करवाया। FST का आर्थिक सुधार। FST ने सर्वप्रथम यह पता लगाने का प्रयास किया कि सरकार को विभिन्न करों से कितनी आय होती है, और इस कार्य हेतु उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन जुनैदी को नियुक्त किया। उसने 6 वर्षों तक प्रांतों का दौरा कर स्थानीय राजस्व अभिलेखों की जांच कर उनके आधार पर सरकार की वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख टका निर्धारित की। FST के संपूर्ण काल में लगभग इतनी ही आय प्राप्त होती रही।
अब कर प्रणाली का पुनर्गठन। फिरोज ने अपने शासनकाल में वही कर लगाए जिन्हें एक मुस्लिम सुल्तान द्वारा अपनी जनता से वसूलने का अधिकार इस्लाम में दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य करों को फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिया। फुतवाते फिरोज शाही में खुद फिरोज ने लिखा है कि उसने 24 करों को माफ़ कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने एमबीटी द्वारा लिए गए तकाबी ऋण को भी माफ़ कर दिया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए कर। फर्स्ट है खराज। गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर जो उपज का 1/3 से 1/2 तक होता था। उस्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खुम्स, ये लूट तथा भूमि में गड़े हुए खजाने में प्राप्त धन होता था, जिसका 1/5 भाग राज्य को तथा शेष 4/5 भाग सैनिकों या खजाना ढूंढने वालों का होता था। अलाउद्दीन खिलजी तथा एमबीटी ने खुम्स का 4/5 भाग स्वयं ने लिया, जबकि फिरोज शाह ने इस्लामी परंपरा के अनुसार 1/5 भाग स्वयं लिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना कोई हिस्सा नहीं लिया। जजिया, गैर मुस्लिमों यानी जिम्मी से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जिसके बदले उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होती थी और वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, अपाहिज व ब्राह्मण वर्ग जजिया से मुक्त थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक ऐसा प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। मोहम्मद बिन कासिम जजिया लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार जजिया की 3 वार्षिक दरें निर्धारित की गई थी। उच्च वर्ग 28 दिरहम वार्षिक, मध्यम वर्ग 24 दिरहम वार्षिक, निम्न वर्ग 12 दिरहम वार्षिक, 4 दिरहम बराबर 1 रुपया। ज़कात, सल्तनत काल में प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का 40वां भाग या 2.5% ज़कात के रूप में सरकार को देना होता था। ज़कात से प्राप्त आय को मुस्लिम जनता के हित के लिए ही खर्च किया जाता था। निसाब, संपत्ति की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अधिक संपत्ति होने पर ज़कात देना पड़ता था, निसाब कहलाती थी। उपयुक्त करों के अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग से स्वीकृति लेकर एक सिंचाई कर भी लगाया, जिसे हक-ए-सरब कहा जाता था। इसकी दर उपज का 1/10 होती थी। यह उन किसानों से लिया जाता था जो सिंचाई के शाही नहरों का पानी प्रयोग में लेते थे। तरकात, यदि किसी व्यक्ति को बिना उत्तराधिकारी छोड़े मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संपत्ति को मृत्यु के बाद राजकोष में मिला लिया जाता था, जिसे तरकात कहते थे। फिरोज शाह तुगलक के राजस्व संबंधी सुधार लाभदायक हुए। इससे राजा व प्रजा दोनों को लाभ हुआ, परंतु उसके राजस्व वसूलने की नीति ठेकेदारी या जागीरदारी प्रथा के समान थी, जिससे किसानों की स्थिति कष्टदायक बनी रही। नगर निर्माण व सार्वजनिक हित के कार्य। फिरोज ने अपने समय में 300 नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर व हिसार प्रमुख है। फिरोज ने नवीन इमारतों के निर्माण के साथ साथ पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत करवाई। उसने फतवाते फिरोज शाही में दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, शमसी तालाब, मदरसा आदि की मरम्मत करने की बात लिखी है। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक एक सार्वजनिक अस्पताल का निर्माण करवाया, जहां हिंदू व मुस्लिम का निःशुल्क इलाज किया जाता था। एफएसटी ने दीवान ए खैरात नाम से एक दान विभाग स्थापित किया, जो मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुस्लिम लड़कियों की व्यवस्था करता था। दीवान ए इजारत, ये एक प्रकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग था। इसके अतिरिक्त एफएसटी ने रोजगार दफ्तर तथा कुश्क ए शिकार नामक विभाग भी स्थापित किया। दास प्रथा, फिरोज को दास रखने में बड़ी रुचि थी, अतः उसने दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन दिया जाता था। वह उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। उसके दासों के व्यापार व निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने दासों को
की देखभाल के लिए एफएसटी ने एक पृथक विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। एफएसटी के ये दास राजकोष पर न केवल अनावश्यक भार बन गए, वरन एफएसटी के बाद उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों की स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, जो तुगलक वंश के पतन का कारण बना। अब सिंचाई व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम नहर निर्माण की योजना का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है, जिसका विकास बाद में एफएसटी ने किया। एफएसटी ने सिंचाई व्यवस्था हेतु अपने समय में 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। यमुना से हिसार ये सबसे लंबी नहर है, लगभग 150 मील, जिसे याद करने का तरीका है यही। सतलज से घग्गर यानी 7 काली घाघरा, घग्गर से फिरोजाबाद, फिरोजा ने घाघरा पहना। यमुना से फिरोजाबाद, यमुना में धोया। सिरमौर से हांसी, सिंघावलोकन। इसके अतिरिक्त राजवाही और उलुग-खानी अन्य प्रमुख नहरें थी। एफएसटी द्वारा निर्मित नहरों का विस्तृत उल्लेख याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी किताब तारीख मुबारक शाही में किया है। एफएसटी ने अलग से नहर विभाग स्थापित करवाया, जिसका अध्यक्ष वाब दाजा कहलाता था। सैन्य सुधार। एफएसटी का सैनिक संगठन दुर्बल रहा। उसके द्वारा सैन्य व्यवस्था में किए गए परिवर्तनों ने सैनिकों को अधिक दुर्बल बना दिया। जैसे उसने सैनिकों को नगद वेतन की बजाय जागीर देना प्रारंभ किया। फलस्वरूप जागीर प्रथा का प्रसार हुआ। सैनिकों को वेतन के बदले जो जागीर दी गई उसे वजह कहते थे, तथा जिन सैनिकों को जागीर दी गई वे वजहदार कहलाए। इसकी यह हानि हुई कि अब सैनिकों ने सैनिक कार्य की बजाय अपने जागीरों के प्रबंध में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। एफएसटी ने सैनिक सेवा वंशानुगत कर दी। अफीफ के अनुसार एफएसटी ने आदेश दिया कि कोई वृद्ध एवं अक्षम सैनिक अपने स्थान पर अपने एजेंट के रूप में अपने पुत्र, दामाद या गुलाम को सेवा में भेज सकता है। एफएसटी के इस आदेश से सेना में योग्य सैनिकों का अभाव हो गया। उसने सैनिकों को पेंशन देना भी प्रारंभ किया, अतः उसके समय में सैनिक लगान लेने वाला व्यक्ति बन गया और इसके बच्चे सैनिक ने रहकर पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारी मात्र रह गए। फिरोज अपनी आत्मकथा फुतवाते फिरोजाई में लिखता है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, तो मैं खुदा का बंदा होने के नाते वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ। उपयुक्त कारणों से एफएसटी का सैनिक संगठन दुर्बल रहा और वे केंद्र में बड़ी स्थायी सेना नहीं रख सका। उसकी सेना में कठोर नियंत्रण में अनुशासन का अभाव था। इस बात का पता इससे चलता है कि एक अवसर पर स्वयं सुल्तान ने एक सैनिक को एक टक और कहा कि इसे वे सैन्य विभाग के अधिकारी को देकर अपने घोड़े की स्वीकृति करवा ले। शिक्षा व संस्कृति। एफएसटी ने जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स सिराज अफीफ को अपने दरबार में संरक्षण दिया। बर्नी ने उसके काल में फतवा जानदारी तथा तारीख फिरोजशाही की रचना की। एफएसटी ने स्वयं फतवाते फिरोजशाही की रचना की, जो उसकी अपनी आत्मकथा थी। फिरोज को इतिहास और चिकित्सा शास्त्र में रुचि थी। इसके अतिरिक्त उसने इस्लामी कानूनों और धर्मशास्त्रों की शिक्षा में भी रुचि दिखाई। उसने प्राय 13 मदरसे स्थापित किए, जिनमें से 3 श्रेष्ठ स्तर के विद्यालय थे। उसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 1300 ग्रंथ मंगवाए थे तथा उसका फारसी में अनुवाद करवाया। उनमें से एक ग्रंथ जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था, उसे दलियाले फिरोजशाही कहा गया है। फिरोज शाह ने अशोककालीन 2 स्तंभ टोपरा व मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाए। इस प्रकार फिरोज ने शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की, परंतु उसके समय का साहित्य इस्लाम धर्म से प्रभावित होने के कारण संकुचित धारणाओं से परिपूर्ण रहा। अब एफएसटी की धार्मिक नीति। एफएसटी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता दी।
उलेमाओं की शक्ति इल्तुतमिश में से एमबीटी तक लगातार घटती जा रही थी, परंतु एफएसटी के काल में उलेमाओं की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। फिरोज की धार्मिक नीति धर्मांधता व असहिष्णुता की रही। उसने सिया व सूफी संतों के प्रति असहिष्णुता अपनाई, क्योंकि वे सुन्नी मत के समर्थक नहीं थे। वे अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति अत्यधिक कठोर था। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त किया, ताकि उसे महमूद गजनवी की भांति मूर्ति भंजक कहलाने का यश प्राप्त हो सके। आरसी मजूमदार ने लिखा है कि फिरोज इस युग का सर्वाधिक धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी व औरंगजेब का अग्रगामी था। फिरोज की धर्मांधता की नीति राज्य के लिए हानिकारक और सैद्धांतिक आधार पर प्रतिक्रियावादी थी। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा उससे असंतुष्ट थी तथा अलाउद्दीन तथा एमबीटी के समय प्रारंभ की गई धर्म और राज्य को पृथक करने की नीति इसके समय विफल हो गई। फिरोज व साम्राज्य विस्तार। फिरोज ने साम्राज्य विस्तार की नीति ने अपनाकर राज्य की संगठन की नीति को अपनाया। फिरोज ने बंगाल पर 2 बार आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण 1353 में हाजी इलियास के समय किया गया। इलियास ने इकदल्ला के किले में शरण ली। कुछ समय बाद फिरोज ने स्वयं ही युद्ध में बंद कर संधि कर ली। 1359 में फिरोज ने बंगाल पर पुनः आक्रमण किया। इस समय बंगाल का शासक इलियास का पुत्र सिकंदर था। यह आक्रमण भी विफल रहा। 1360 में फिरोज ने जहाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण कर जगन्नाथपुरी के मंदिर को ध्वस्त किया। उड़ीसा का शासक भानुदेव थर्ड भाग गया। 1361 में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का उद्देश्य ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त करना था। 1362 में फिरोज ने सिंध अभियान छेड़ा। सिंध के शासक जाम बामनिया ने उसका मुकाबला किया। अंततः बामनिया ने फिरोज के आधिपत्य को स्वीकार कर उसे वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। फिरोज की मृत्यु। फिरोज ने अपने पुत्र मोहम्मद खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिसने 1387 में सुल्तान रहते हुए नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की और शासन संभाला। नासरुद्दीन की विलासप्रियता व शासन के प्रति उदासीनता से अमीर वर्ग असंतुष्ट रहा। अतः फिरोज ने अपने पौत्र तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कुछ समय पश्चात 1388 में फिरोज की मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए आप। इत्तलाक। फिरोज राजकीय सिपाहियों को राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए एक हुंडी देता था, जिसे इत्तलाक कहते थे। फिरोज सल्तनत काल का द्वितीय शासक था, जिसने बहराइच के संत सालार मसूद गाजी के मकबर की यात्रा की। इलियट व एलिफिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। फिरोज को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता था। सिक्के। संसगनी 6 जितल का सिक्का चलाया था। चीहल व हस्तगनी 8 जितल का सिक्का था। संसगनी का आधे मूल्य का सिक्का 2 गानी कहलाता था, जिसका मूल्य 3 जितल था। अफीफ के अनुसार फिरोज ने अद्दा व विक नामक तांबे के सिक्के चलाए। यह जितल के क्रम से आधे व चौथाई होते थे। फिरोज का वजीर मलिक मकबूल था, जिसे उसने खान ए जहां की उपाधि दी थी। यह तेलंगाना का ब्राह्मण था, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिरोज ने खोज खास में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। इस मकबरे की यह विशेषता थी कि यह दिल्ली से निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा था। इस प्रकार हमने एफएसटी के बारे में भी अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।